तो लोगों को बेजुबान मेहनत कश लोगों को संगठित करके और एक आंदोलन, और वो भी एक सशस्त्र आंदोलन अपनी माँ अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलवाद और माओवाद के बारे में जिसने मीडिया में प्रचार या जिसने की चलता रहा है, लगता ये था कि एक समानता के सिद्धांत और समाजवाद के लिए एक आंदोलन है माओवाद। लेकिन वहाँ जो स्वरूप उस बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो देखे वो अलग तरह का है। वो पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हुए हैं, वो किसानों के खिलाफ मोर्चा लिए हुए हैं और किसानों को तरह तरह से उनको प्रताड़ित करके उनकी अस्मिता से उनके खराबा करके और उसमें एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष निकला। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें यहाँ बैठे रहते पत्रकार हूँ, उसके बावजूद हमें इन चीज़ों का नहीं पता था। जो नई चीज़ें जो मेरे से ज्ञान आई, मैं समझता हूँ कि आज इस मौके के ऊपर मैं उसको आप सबसे शेयर करूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। जीवन से बड़ा कोई त्याग नहीं, और उम्र के उच्च मुकाम में पहुँच के बाद में को जीवन के प्रति बहुत एक लालसा होती है। साथ से आगे जाने के बाद तो उम्र के उच्च मुकाम पर इतने बड़े संघर्ष की अगुवाई करना और अपना सर्वोच्च बलिदान देना, मैं समझता हूँ कि भूपेश मुखिया जी की संजय ही उन्होंने बहुत बड़ा एक लैंडमार्क उनके त्याग से इस किसान आंदोलन को मिला है। और इंदू भाई जी से भी मेरी आज चर्चा हुई, राकेश जी से मेरी चर्चा हुई, बहुत विद्वान लोग हैं और जिन्होंने बहुत व्यवहारिक रूप से इस आंदोलन में काम किया है। मुखिया जी के साथ उनके पीछे चल के, और हमारे यहाँ उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं हैं। हमारे यहाँ कोई भी दो माइक लगाए अपना भाषण देना शुरू करते, नेता बन जाता है। लेकिन जहाँ हर कदम के ऊपर मौत आपका पीछा कर रही हो, वहाँ अपने लोगों को संगठित करने के लिए, उनके बेहतरी के लिए इस तरह के आंदोलन के लिए काम करना, मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन और करूँ काम है। एक तरफ नक्सलवादियों का खौफ, दूसरी तरफ राजनीतिक लोगों के षड्यंत्र और साजिश है। मुझे पता चला भूपेश मुखिया जी की हत्या के बाद पटना में 4 लाख किसानों का हुजूम, उसने इस पूरे देश के सियासी कामों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा दी। मैं ये समझता हूँ कि इस देश का किसान सबसे ज़्यादा उपेक्षित, शोषित, पीड़ित और जुल्म और सितम का शिकार रहा है। इस धरती का छीना चीर के दिन रात मेहनत, मशक्कत और अपने खून पसीने से इस पूरे देश के लिए अनाज पैदा करता है, फल पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है। लेकिन अपने बच्चों के लिए दूध की बजाय उनको लस्सी से उनका पेट भरता है, अच्छे फल सब्जियां बाजार में भेजता है और अच्छा अनाज भी बाजार में भेज देता है, और उसके लिए जो बचता है वो रूखा सूखा खा के अपने बच्चों का, अपने परिवार का गुजर बसर करता है। किसान का कार्य बहुत घाटे का काम है। हमारे लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी हो गई। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि जब कोई किसान अपना ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है किसी बैंक के पास, तो उसकी ज़मीन भी गिरवी रखता है बैंक, और उसका ट्रैक्टर भी गिरवी रखता है। आप कार लेने जाते हो, आपने थोड़ी सी फॉर्मेलिटी की और कार आपकी हाइपोथिकेशन बैंक चला देगा, कार आप उसी टाइम ले जाते हो। लेकिन ट्रैक्टर का ऐसा नहीं। तो जो किसान मेहनत मशक्कत, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम किसान का है, सबसे ज़्यादा तपस्या का काम किसान का है। और उसके साथ तो बहुत बार तो प्रकृति और मैं कहूँ प्रभु भी उसके साथ बहुत बड़ी अटखेलियाँ गुजार करते हैं। कभी उसकी खड़ी फसल पाले के प्रकोप से खत्म हो जाती है, कभी तेज आंधी से खराब हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बाढ़ का प्रकोप, तो कभी सूखे की बाढ़। मैं समझता हूँ आज आप लोगों ने किसानों के लिए अपना चर्चा का जो विषय रखा है, मैं समझता हूँ कि आपका ये समय ये भी कहीं न कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए तरह की चेतना का सूत्रपात करेगा। आज हमारी जिम्मेवारी बनती है, जिनकी मुल्क आज़ाद था तब भी हमारे पुरुषों ने बहुत संघर्ष किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जुल्म और जातियों से। उनके सपने थे जब ये मुल्क आज़ाद होगा
तो हमारी नई पीढ़ियों का एक बहुत बड़ा उनका भविष्य होगा। वो पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहाँ प्रकृति ने अपार अपनी संपदा बिखेर रखी है, चाहे वो मिनरल्स के रूप में हो, चाहे वो यहाँ नदियों के रूप में हो, चाहे यहाँ सुंदर घाटियाँ, पर्वत, मतलब पूरी दुनिया में इतना सुंदर, इतनी विविधताओं से बना ऐसा मुल्क मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने इस देश के लोगों को अंग्रेजों से भी पूरी तरह इस मुल्क के लोगों का शोषण किया है। शिक्षा के नाम पर अगर आप देखें तो आज भी उदाहरण निकाली की शिक्षा पद्धति सेम भी चल रहा है, जिसके चलते पढ़े लिखे हमारे नौजवान बच्चे ये नहीं तय कर पाते कि उनका आगे का उनका भविष्य क्या होगा। वो हमारी शिक्षा हमारे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास और आत्मबल पैदा करने में बिल्कुल नाकाम रही है कि वो पढ़ाई के बाद अपना गुजर बसर करके अपने जीवन की कोई नजर ऐसी कामयाबी नहीं जहाँ वो स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात इस मुल्क के लिए उनको हो नहीं सकती। मैं बहुत बार अपने मीडिया के साथियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मीडिया में जो लोग आते थे उनके अंदर जो हमारे दौर में जो पत्रकारिता में आए या हमारे से पहले थे, उनके अंदर एक जज्बा होता था कि समाज के प्रति कुछ में मेरा दायित्व है, कुछ मेरी भूमिका है और वो किसी और माध्यम से नहीं, तो मैं अपने लेखने के माध्यम से अपने समाज की जो पीड़ा है, वेदना है, जो पक्षपात जो वो शोषण होता है, वो अपने लेखने के माध्यम से शासन और प्रशासन तक पहुँचा सकते। लेकिन धीरे धीरे मीडिया घिनौने दंदे व्यापार में तब्दील हो चुका है। आज मीडिया की बातों पर संदेह होने हो गया है कि अखबार में जो छपा है पता नहीं सत्य है या झूठ, पता नहीं प्रायोजित है, विज्ञापन है या खबर है। मीडिया ने पिछले 2009 के चुनाव के बाद जो जिल्लत और जलालत की भूमिका मीडिया ग्रुपों के मालिकों ने अदा की, पत्रकार इसके लिए ज़्यादा उत्तरदायी नहीं है। जो पेड न्यूज़ का जो एक प्रकरण आया, तो उस पेड न्यूज़ का जो फिनोमेना है बेसिकली वो एक लालच और स्वार्थ भरा एक विचार था, जिसने पूरे देश की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघातक धोखा किया। जब किसी पाठक को ये बताना चाहिए कि खबर क्या है और विज्ञापन क्या है, तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ इससे बड़ा विश्वासघात और धोखा और कोई हो नहीं सकता। और कई मायनों में इसको अडल्ट्रेशन कहते हैं कि मिलावट कर दी जाए आपके खाने में तो आपका पेट खराब हो गया जाता है, और मिलावट की जाए आपके जो शिक्षा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गुनाह और कुछ हो नहीं सकता। जो लोगों के दिमागों में जो चीज़ गलत तरीके की, आप सब पढ़ते रहे होंगे अखबारों में कि इसकी फलाने ज्ञान चल रही है, इसका उपमान और ये आगे चल गया है, ये जीत गया है। अब पाठक के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कौन सी बात पर हो सकती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको भ्रमित कर दिया जाता है कि कौन जीत कौन रहा है और भाग रहा है, सबकी बातें ऐसी सुंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की भूमिका स्वस्थ समाज के निर्माण में यह है कि वो समाज सापेक्ष ताकतों को, जनपक्षीय ताकतों को, जो समाज के प्रति समर्पित है, समाज की बेहतरी के लिए जो लोग जुटे हुए हैं, ऐसे लोगों को आगे लाके समाज में स्थापित करने का काम करें। जो अच्छे लोग, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में है, आशाराम बापू की तो आप सुन ही रहे हो कि आजकल उसके पीछे के बड़े और बड़े जोर शोर से अखबारों में टीवी चैनल्स का बहुत प्रिय विषय बने हुए हैं। देखिए टीआरपी क्योंकि मीडिया उद्योग है, उद्योग के मूल में शोषण है। तो जब मीडिया तो मीडिया अलग तरह का शोषण कर रहे हैं। मीडिया मालिकान जो है वो पत्रकारों को अलग तरह से उनका शोषण करते हैं। आपको लगता होगा पत्रकार लोगों की तो बड़ी ग्लैमर डालाई है, कभी मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं, कभी डीएम के साथ बैठे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर जाकर देखेंगे मीडिया के लोगों की हालत क्या है, तो बहुत थोड़ा उनको मेहनताना लगता है और बहुत बड़ा शोषण होता है। जो सबके शोषण के लिए दुनिया में लड़ते हैं, उनका खुद कितना बड़ा शोषण है मैं आपको भी बताना चाहता हूँ उसके सामने। और मीडिया से कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीदें आप ना रखें। मीडिया ने कोई क्रांतियाँ नहीं की, और हमारे देश के लोग तो जो इतने अध्यात्म और धर्म के नाम पर इतना उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ है कि जो अब ये जी रहे हैं वो पिछले जन्मों का फल है और आगे आने वाले में जो हम कर रहे हैं उसका फल है। तो हम कहीं ना कहीं अपने कर्मवाद से बचना चाहते हैं,
कहीं आप अपने कर्म क्षेत्र से कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब जो हम सह रहे हैं, जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसका प्रतिकार भी हमें करना पड़ेगा। और हम ये सोचें कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारी भूमिका को किस तरह आकलन करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर लानत फेंकें। आज फिर मैं मुखिया जी के सम्मान में हम यहाँ कसीदे पढ़ रहे हैं। ज़्यादा तो इसमें जीवन जो है वो उस्ताद तो होना ही है, लेकिन एक तो परमेश्वर मुखिया जी जैसा जीवन जी के हम जाए दुनिया से, एक शहीद भगत सिंह जैसा जीवन इस दुनिया से हम जी के जाए, और एक गुमनाम और जिसमें हमें दुनिया से जाते हुए ये लगे कि हम अपना जीवन क्या मानवीय गरिमा के अनुरूप हम अपना कर्म कर पाए, क्या हम अपने जीवन का उपार्जन के अलावा कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई हमने अपनी भूमिका अदा की, क्या हमने अपने समाज और देश के लिए, अपने कौम के लिए कुछ हमने कंट्रीब्यूट किया। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। आज हम अपने स्वार्थों में, अपने छोटे छोटे लालच में, अपनी छोटी छोटी अपने निजी स्वार्थों में इतना उलझ गए हैं कि समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी भूमिका बहुत नगण्य हो गई है। ये और सुंदर होता संजय राय जी किसी गाँव में इस तरह के कार्यक्रम को रखते हैं। मैं कह रहा था कि जिन लोगों के लिए हम लड़ाई की बात करें, जिन लोगों के लिए हम चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, कम से कम उनको लगे कि हम उनके दुख में भागीदार हैं। मैं इंदुभूषण जी के उस कार्यक्रम में मैंने कहा था कि पूरे देश में किसानों का शोषण हो रहा है। मैं दुनिया नहीं कहूँगा, किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, अच्छे लोग हैं। तो जब उनका इतना शोषित है लोग और बेजुबान भी है, जब कभी फसलें बर्बाद और तबाह होती है तो किसानों को मुआवजा नहीं मिलता।